जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अल फारूक एकेडमी। आई एम डॉक्टर उबैदुर रहमान और 9th क्लास की बायोलॉजी बुक में हमने चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन स्टार्ट किया हुआ है और उसका फर्स्ट हाफ पढ़ने के बाद अब हम सेकंड हाफ की तरफ जाने लगे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज डाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी हम इंसानों का डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करने लगे हैं कि इंसानों में जो खाना डाइजेस्ट होता है, हजम होता है, वो कैसे हजम होता है और किन किन पार्ट्स में हजम होता है और पूरे हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है इसमें से ये बीसियों बार मल्टीपल टाइम्स सेवरल टाइम्स बोर्ड में आ चुका है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी, और इसमें से मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और डिफरेंट एमसीक्यूज के तौर पे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज की बात को बड़े ध्यान से पढ़ना है, सुनना है, एक एक बात को अच्छी तरीके से गौर से समझना है और फिर उसको अच्छे से बुक से याद करना है। ठीक है, लें जी, फिर टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो पहले जो बात है, जो इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ लिखा है डाइजेशन इन ह्यूमंस में बुक में, वो ये है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की जरूरत ही क्यों पेश आ रही है? डाइजेशन की जरूरत इसलिए पेश आ रही है क्योंकि हमें काम करने के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो जो खाने में हमें चाहिए, वो वाटर है, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं। इसके अलावा हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स चाहिए। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स है ना, वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल शुगर्स की फॉर्म में चाहिए, मोनोसेक्राइड्स की फॉर्म में चाहिए। जो हमें प्रोटीन्स हैं वो हम अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में लेना चाहते हैं, और जो लिपिड्स हैं वो हम फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल की फॉर्म में लेना चाहते हैं, क्योंकि ये इतने छोटे कंपाउंड्स हैं कि ये हमारी इंटेस्टाइन की दीवारों से जज़ब होके, एब्जॉर्ब होके ब्लड में जा सकते हैं। लेकिन जो हम खाना खाते हैं उसमें अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में प्रोटीन्स मौजूद नहीं है, उसमें फैटी एसिड्स मौजूद नहीं है, उस खाने में सिंपलर कंपोनेंट्स मौजूद नहीं है, बल्कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस मौजूद हैं, बड़े बड़े कंपाउंड्स मौजूद हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब वो लार्जर मॉलिक्यूल्स को अगर हम खा लें और वो हमारे इंटेस्टाइन में चले जाएं, तो वो लार्जर मॉलिक्यूल्स हमारी इंटेस्टाइन की दीवारों में से डिफ्यूज करके ब्लड का हिस्सा नहीं बन सकते, एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, हमारी बॉडी को नहीं मिल सकते। तो हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम इस बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, जो नवाला हमने खाया, रोटी का या चावल जो हमने खाए, ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में और छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दें। इतने छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दें कि वो मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करके इंटेस्टाइन्स की दीवारों से जज़ब होके खून में जा सके और हमारे ब्लड का हिस्सा बन जाए और बॉडी को मिल जाए। तो हम क्या चाह रहे हैं? हम लार्जर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। डिफ्यूजेबल का मतलब है कि वो डिफ्यूज करके जा सके इंटेस्टाइन से ब्लड में। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम ये काम करेंगे, तो इससे होगा क्या कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको तोड़ के जो रोटी में मौजूद थे उनसे हम सिंपल शुगर्स बना लेंगे, लाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। वो डिफ्यूज करके जा सकती हैं। जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हमने खाई, जिस तरह गोश्त में, मीट में, बकरे का गोश्त में, मटन में और चिकन में, फिश में, जो हमने ये प्रोटीन्स खाई, ये प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, इतनी छोटी हो जाएंगी, वो डिफ्यूज करके हमारे ब्लड में जा सकेंगी। जो हमने चिकनाई खाई, फैट्स खाए, लिपिड्स खाए, वो कन्वर्ट हो जाएंगे छोटे छोटे फैटी एसिड्स में, जिनसे आगे जो डिफ्यूज करके आगे इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड में जा सकते हैं। तो पर्पस ऑफ डाइजेशन क्या है? डाइजेशन कार्य क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में से एनर्जी नहीं निकाल सकते, हम इस बड़े मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते इंटेस्टाइन में। तो अगर हम चाहते हैं कि ये खुराक हमारी बॉडी को लग जाए और हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए और हमारे ब्लड का हिस्सा बन जाए, तो हमें इस बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, जो कि लार्जर मॉलिक्यूल्स नवाले में, रोटी में, चावलों में मौजूद हैं, इनको खाने में मौजूद हैं, इनको छोटे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रोटीन किससे मिलकर बन रही है? अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिपिड्स किससे मिलकर बन रहे हैं? फैटी एसिड से, फैटी एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसेकेराइड्स मिलकर बन रही है मोनोसेकेराइड से, तो उनको उनमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम उनको इस्तेमाल कर सकेंगे बॉडी के अंदर। तो पूरा पर्पस, पूरा मकसद डाइजेशन का यही है। ठीक हो गया? अभी जो ये न्यूट्रिशन हमने हासिल करनी है, हमने ये जो पूरा सिस्टम चलाना है हमारी बॉडी में, जिससे हमें ग़िज़ाइयत मिलेगी, न्यूट्रिशन मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, उसके 5 बेसिक स्टेप्स हैं। 5 बेसिक स्टेप्स। नंबर 1, इंजेशन। हमने खाना खाना है। खाना खाया, तो खाने का खाना, जो हम खाना अंदर लेके जा रहे हैं मुंह में, दैट इज इंजेशन। उसके बाद फिर हमने खाने को हजम करना, दैट इज डाइजेशन। और डाइजेशन के बाद जब वो छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर उसको एब्जॉर्ब करना है, खून का हिस्सा बनाना है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। और फिर जब वो ब्लड का हिस्सा बन जाएगा, तो ब्लड में अमाइनो एसिड्स आ गए। वो जो अमाइनो एसिड्स थे, वो हमारे खाने वाले अमाइनो एसिड्स थे, वो ब्लड में आ गए। अब उन अमाइनो एसिड्स को इस्तेमाल करके बॉडी में, उन अमाइनो एसिड्स को इस्तेमाल करो, उनसे बॉडी में प्रोटीन्स बनाओ। यानी उन अमाइनो एसिड से बॉडी के अंदर एंजाइम्स बना लो, बॉडी में प्रोटीन्स बन गई। या उन अमाइनो एसिड से बॉडी में मसल्स बना लो, मसल्स भी प्रोटीन्स है। ठीक है, तो वो अमाइनो एसिड जो हमने खाए थे, वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन गए।
जब हमारी बॉडी का पार्ट बन गए, हमारी बॉडी को लग गए, तो इसको बोलेंगे एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल रह गया, जो सारा खाना खाया था, सारे का सारा तो हजम नहीं होना, खाने में बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि हम डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। जिस तरह अभी हमने पीछे पढ़ा डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर ऐसे कंपोनेंट्स थे जिनमें सेलुलोज था, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज एंजाइम चाहिए, वो हमारे इंटेस्टाइन में है ही नहीं, तो हम उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो जो डाइटरी फाइबर है वो जैसे खाने में आया था ऐसे ही वो अनडाइजेस्टेड बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर जब हम रिमूव करेंगे तो इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? डेफिकेशन। क्या नाम होगा? डेफिकेशन। तो ये 5 बेसिक स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के जो कि मैंने यहां लिखे हैं, इनको देखें। नंबर 1 इंजेशन, पर्पल डाइजेशन तो समझ में आ गया ना। फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन सी? नंबर 1 इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डेफिकेशन। ठीक है। नंबर 1 इंजेशन, इंजेशन, इन से अंदर पता चल रहा है अंदर जा रहा है। क्या अंदर जा रहा है? खाना अंदर जा रहा है। आप टेकिंग इन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ फूड, खाने को खाना, खाने को अंदर लेके जाना, मुंह में लेके जाना, इज इंजेशन। सिंपल, इससे ज्यादा और आसान बात कोई नहीं हो सकती। खाने को खाना, खाने को अंदर लेके जाना, मुंह में लेके जाना, खाने को चबाना शुरू करना, दैट इज इंजेशन। नंबर 2 डाइजेशन। अब डाइजेशन में क्या होगा? जैसे ही हम मुंह में नवाले को रखेंगे तो हम चबाना शुरू कर देंगे। अब हम ये क्या कर रहे हैं? हम बड़े बड़े नवाले के पीसेस को छोटे छोटे पार्ट पीसेस में तोड़ रहे हैं। क्यों? वो मैं आगे बताऊंगा डाइजेशन इन ओरल कैविटी में। लेकिन देखो इससे हो क्या रहा है? इससे हो रहा है कि लार्जर फूड पार्टिकल्स स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो क्या होगी डिफ्यूजन? डाइजेशन क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ऐसा अमल जिसमें तोड़ा जाएगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, पेचीदा सब्सटेंसेस को, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, सादा सब्सटेंसेस में, यानी लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाएगा। क्यों तोड़ रहे हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स? मैंने बताया क्योंकि हम चाहते हैं कि इनको डिफ्यूजेबल बनाया जाए, ये इंटेस्टाइन की दीवारों से डिफ्यूज करके ब्लड में चली जाएं। अगर हमने खाना खाया और वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में ही नहीं जा रहा तो फिर फायदा खाना खाने का? तो कोई फायदा नहीं है, उससे हमें तो मिला ही कुछ नहीं खाने से, वो तो ऐसा ही निकल गया अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर। तो फिर फायदा क्या खाना खाने का? तो खाना खाने का फायदा ही तब होगा जब उस खाने के बड़े मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर वो एब्जॉर्ब होंगे और फिर वो हमें मिलेंगे, है ना। तो जो जिससे हमने लार्जर मॉलिक्यूल्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना है, उस प्रोसेस का नाम है डाइजेशन। क्या नाम है? डाइजेशन। तो हमने ये डाइजेशन 3 जगह पे देखनी है कि कहां कहां डाइजेशन हो रही है। ओरल कैविटी में डाइजेशन कैसे हो रही है, स्टमक में डाइजेशन कैसे हो रही है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे हो रही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या करना है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज्यादातर एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करती है। हमने क्या करना है एब्जॉर्प्शन में कि एब्जॉर्प्शन में इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड डाइजेस्ट हुई पड़ी है ना, उसको डिफ्यूज करा के इंटेस्टाइन की दीवार से ब्लड कैपिलरी में, ब्लड में डालना है ताकि ब्लड में जज़ब हो जाए और ब्लड का हिस्सा बन जाए। तो अगर जब वो डिफ्यूज करके इंटेस्टाइन की दीवार से ब्लड का हिस्सा बन जाएगा तो हम उसको बोलेंगे कि क्या हो गई है? एब्जॉर्प्शन। तो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन इज द डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो हजम कर लिया आपने, खाने को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर लिया है, छोटा छोटा कर लिया है, ये जब क्या करेगा? डिफ्यूज कर जाएगा कहां पे? इंटेस्टाइन से निकल के कहां पे चला जाएगा? इनटू ब्लड, खून में चला जाएगा। जब ब्लड का हिस्सा बन गया, दीवारों में से निकल के इंटेस्टाइन के खून में जज़ब हो गया, तो उसको बोलेंगे हम कि क्या हो गई है? डाइजेशन हो गई, ओ सॉरी एब्जॉर्प्शन हो गई। क्या हो गई? एब्जॉर्प्शन हो गई। किसका हिस्सा बन गया? ब्लड का या लिम्फ का। अब ये लिम्फ क्या है? लिम्फ भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है जो कि हम फर्स्ट ईयर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि लिम्फ क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। ये वो अभी फिलहाल समझने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ रहे हैं कि ब्लड की तरह का एक और सर्कुलेटरी फ्लूइड है जो कि हमारी बॉडी में रन कर रहा है, जिसके बारे में अभी तक आप बेखबर हैं, वो है लिम्फ। ठीक है। तो डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड एंड लिम्फ, अगर पहुंच गया खाना, हमारा जो हजम हुआ हुआ खाना है वो ब्लड तक पहुंच गया है, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन हो गई। ठीक है। अब वो जो ब्लड में पहुंचे अमाइनो एसिड्स या कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स के फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, अब इनको बॉडी में इस्तेमाल करना है। या तो उनको तोड़ के एनर्जी हासिल बना लो, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ो, 4 किलो कैलोरीज एनर्जी निकलती है 1 ग्राम से, एनर्जी बना लो। या फिर उन कार्बोहाइड्रेट्स को जिस्म का हिस्सा बना लो। प्रोटीन्स को, अमाइनो एसिड को, प्रोटीन्स को तोड़ो और उससे अमाइनो एसिड से एनर्जी निकाल लो, या फिर अमाइनो एसिड को जोड़ो और उससे प्रोटीन बना लो। तो ये जो बॉडी को लग रहा है, ये बॉडी को मिल रहा है, ये जो खाना हमने खाया था, इसको बोलेंगे एसिमिलेशन। फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स थे, उनको हमने जोड़ा, प्रोटीन बना ली। कौन सी? हीमोग्लोबिन बना ली। हमने उस अमाइनो एसिड को जोड़ा, उससे हमने एंजाइम्स बना लिए। ठीक है। हमने उसमें प्रोटीन्स को जोड़ा, अमाइनो एसिड को जोड़ा, उससे मसल्स की प्रोटीन्स बना ली, नाखूनों की, बालों की प्रोटीन्स बना ली। ठीक है। ये क्या है कि बॉडी को वो खाना लग गया है, वो खाना बॉडी में इस्तेमाल हो गया, यूटिलाइज हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो व्हाट इज एसिमिलेशन? कन्वर्जन, कन्वर्ट कर दिया और इनकॉर्पोरेशन, लगा दिया, धसा दिया, लगा दिया, फिट कर दिया। किसमें? ऑफ एब्जॉर्ब्ड सिंपल फूड, जो सादा खाना आपने एब्जॉर्ब किया था, इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, बॉडी के कॉम्प्लेक्स पेचीदा मादों में
कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी, जो कि बॉडी को बना रहे हैं। ठीक है, तो बॉडी को जो चीजें बना रही हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो बॉडी को बना रही हैं, यानी सेल्स हैं, सेल्स में सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनती है? लिपिड बायलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसका मतलब लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी है ना। तो आपने जो अमीनो एसिड्स खाए हैं उनसे अगर आपने सेल मेम्ब्रेन बना ली तो क्या हो गई? एसिमिलेशन। आप क्या करो, जो खाना सादा आपने एब्जॉर्ब किया है उनसे आप कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बना के उसको बॉडी का हिस्सा बना लो। ठीक है, उसको कन्वर्ट कर लो इन सादा सब्सटेंसेस को और धसा लो, लगा लो किस में? बॉडी का हिस्सा बनाने के लिए। तो जब आप बॉडी का हिस्सा बना लेंगे, जिस्म का हिस्सा बना लेंगे किसी भी फॉर्म में, तो उसको बोलेंगे एसिमिलेशन। ठीक है, तो खाना खाना इंजेशन, उसको बड़े से छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना डाइजेशन, उसको डिफ्यूज करा के इंटेस्टाइन की दीवारों से ब्लड में एब्जॉर्ब करा देना एब्जॉर्प्शन, और फिर जो ब्लड में आ गया है खाना उसको जिस्म का हिस्सा बनाना एसिमिलेशन। कन्वर्जन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड सिंपल फूड इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी, जो बॉडी को बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट बना रहे हैं। ठीक है, और अब जब बॉडी का हिस्सा भी बना लिया, डाइजेस्ट भी कर लिया, एब्जॉर्ब भी कर लिया, सब कुछ, अब काम हो गया पूरा, लेकिन ऐसा भी तो खाना मौजूद है ना जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकाल दो। द रिमूवल और एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डेफिकेशन। जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर आप निकाल रहे हैं इसको कहते हैं डेफिकेशन। इसका दूसरा नाम है ईजेशन। जिस तरह इनजेशन से अंदर लेके गए थे, तो ई का मतलब हो गया एग्जिट और ईजेशन का मतलब हो गया कि उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया। एलिमिनेशन, रिमूवल, निकाल दिया। क्या कर दिया? अनडाइजेस्टेड, किसको? अनडाइजेस्टेड फूड को। कहां से निकाल दिया? फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से निकाल दिया। ठीक है, तो ये 5 बेसिक स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के। तो आपको शॉर्ट में भी आ सकता है कि नेम कर दें इन पांचों को, इनमें से किसी एक को डिस्क्राइब करते हैं। ये भी आ सकता है कि नेम कर दें पांचों फेजेस को और एसिमिलेशन को डिफाइन कर दें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है और गट क्या है। देखें, जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो पाथवे जहां जहां से हमारा फूड करने वाला जो हमने खाया था वो गुजरेगा, वो पूरा रास्ता, वो पूरी कैनाल जहां जहां से हमारा फूड गुजरेगा, वो एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। क्या कहलाता है? एलिमेंट्री कैनाल। तो उसमें देखें कौन कौन से पार्ट्स आएंगे। सबसे पहले आएगी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या है? ये जो आपके लिप्स हैं, लिप्स के दरमियान जो गैप है, जो स्पेस है, ये ओपनिंग ऑफ द लिप्स, दिस गैप इज कॉल्ड माउथ। ये है माउथ। इसके पीछे जो पूरी खाली जगह पड़ी है, पीछे जो पूरी खाली जगह पड़ी है, दैट इज कॉल्ड ओरल कैविटी। कैविटी मतलब खाली जगह। अक्सर हम इसी को ही मुंह कह देते हैं, इसी को ही माउथ कह देते हैं, पूरे उसको भी मुंह ही कह देते हैं, माउथ कह देते हैं। ऐसा नहीं है। जो ये सिर्फ लिप्स के दरमियान ओपनिंग है, ये वाली, दिस इज माउथ, और उसके पीछे जो सारी कैविटी पड़ी है, दैट इज कॉल्ड ओरल कैविटी। तो उससे पहले कहां जाएगा? ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी के बाद एक मस्कुलर नाली आएगी जिसका नाम है, छोटी सी, जिसका नाम है फेरिंग्स। क्या नाम है? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद एक और नाली आएगी लंबी सारी, जिसका नाम है फूड पाइप, जो असल में खाने की नाली है, जिसमें से खाना गुजर के नीचे मैदे के पास जाना है। उस नाली का नाम है ईसोफेगस। ईसोफेगस स्पेलिंग में ESO भी लिख सकते हैं, OESO भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में OE लिखा होगा मेरा जहां तक ख्याल है। तो इसको ओइसोफेगस नहीं पढ़ना, ओसोफेगस नहीं पढ़ना, ओइसोफेगस नहीं पढ़ना, यह है ईसोफेगस। ठीक है, तो पहले ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से खाना जाएगा फेरिंग्स में, फेरिंग्स जाएगा ईसोफेगस में। ईसोफेगस से कहां? मैदे में। मैदा क्या है? स्टमक। स्टमक से छोटी आंत में, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से बॉडी से बाहर चला जाएगा अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल। ठीक है, अब ये देखो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। सही, ये जो पूरा पाथवे है, रास्ता है जिसमें से फूड गुजरा है, ओरल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ईसोफेगस, ईसोफेगस स्टमक, स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा रास्ता है, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ये दूसरा नाम है गट, GUT, गट, गुट ना कह देना इसको, दिस इज गट, GUT, गट। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल और गट। लेकिन ये क्या ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है? नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और गट के अलावा कुछ और चीजें भी हैं। क्या हैं? वो हैं कुछ और ऑर्गन्स हैं जो कि हेल्प करेंगे डाइजेशन में, जो कि जिनमें से फूड तो नहीं गुजर रहा, जिनमें से नवाला तो नहीं गुजर रहा, लेकिन वो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो उनको बोलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स, उनको बोलते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स या एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी का मतलब होता है हेल्प करने वाला, एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड्स वो कौन कौन है? लिवर, जो को जिगर है, पेनक्रियास, जो कि लबलब है, और स्लाइवरी ग्लैंड्स, जो कि मुंह में मौजूद हैं और स्लाइवा प्रोड्यूस कर रहे हैं, थूक प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, लिवर का क्या किरदार है डाइजेशन में? वो भी आगे आएगा। पेनक्रियास का क्या किरदार है डाइजेशन में? वो भी आगे आएगा। ऑब्वियसली ये कोई ना कोई जूस प्रोड्यूस करेंगे, एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे डाइजेशन के लिए। और स्लाइवरी ग्लैंड्स का क्या किरदार है वो अभी हम पढ़ने लगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लिवर का, पेनक्रियास का और स्लाइवरी ग्लैंड्स में से, अब देखो लिवर में से, लिवर तो स्टमक, फूड आई ओरल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर में तो नहीं ना गई फूड, पेनक्रियास में तो नहीं ना गई,
तो लिवर और पेनक्रियाज एलिमेंट्री कनाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन लिवर और पेनक्रियाज डाइजेशन में तो हेल्प कर रहे हैं ना, तो इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में है लेकिन एलिमेंट्री कनाल का पार्ट नहीं है। तो कनाल सिर्फ वो रास्ता है जिसमें से खाना गुजर रहा है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में वो एक्सेसरी ग्लैंड्स भी साथ शामिल हैं जो कि लिवर, पेनक्रियाज और स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। ये 3 ग्लैंड्स हैं, लिवर, पेनक्रियाज और स्लाइवरी ग्लैंड, तीनों ग्लैंड्स हैं, ठीक है, इनको कहते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो हमारी पूरी एलिमेंट्री कनाल का रास्ता क्या है? ओरल कैविटी से फेरिंक्स, फेरिंक्स से इसोफेगस, से स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और एक्सेसरी ग्लैंड्स है 3, लिवर, पेनक्रियाज और स्लाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ था ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम देखने लगे हैं डाइजेशन इन ओरल कैविटी के मुंह में किस तरह डाइजेशन होती है, और डाइजेशन जो ओरल कैविटी में होती है तो ओरल कैविटी का क्या क्या किरदार है, सिर्फ खाने को डाइजेस्ट करना ही काम है ओरल कैविटी का या और भी कोई काम है? तो ओरल कैविटी के 4 मेन इंपॉर्टेंट काम है। नंबर 1 दैट इज फूड सिलेक्शन, खाने को सिलेक्ट करना है कि खाना खाना भी है ये नवाला के नहीं खाना। मतलब क्या है कि जैसे ही हम खाना खाने लगते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम नवाला हाथ में पकड़ते हैं और उसको मुंह में लेके जाते हैं। जैसे मुंह में रखते हैं तो अगर मुंह में कोई आ गई कि हड्डी आ गई है खाने नवाले में, तो हम फौरन या तो उस हड्डी को निकाल देते हैं या फिर पूरे का पूरा नवाला बाहर फेंक देते हैं। अगर हम खाना खा रहे थे और मछली खा रहे थे और उसमें कोई कांटा आ गया तो फौरन हम कांटा जो है ना वो मुंह से निकाल देते हैं या फिर कांटे पूरे नवाले को बाहर फेंक देते हैं। इसी तरीके से अगर खाना खा रहे थे और उसमें कोई कंकर आ गया, कोई जर्रा आ गया, कोई रेत का दाना आ गया या कोई पत्थर आ गया छोटा, अक्सर दालों में चावलों में जो अच्छी तरीके से चुनी नहीं होती हैं, इस तरह बाजार की मिलती है खराब, उसमें इस तरह की चीजें होती हैं क्योंकि ये फसलों से आई और फिर पैक हुई और फिर बोरियों में कोई ना कोई गंद बला रह जाता है। तो अगर वो रहता है वो खाने में आ जाता है तो हमारे दांतों में जब आएगा तो बॉडी कहेगी यार ये क्या है, इसको बाहर निकालो, ठीक है। तो जैसे ही आप खाने वाला मुंह में रखोगे इट इज टेस्टेड एंड फेल्ट, उसको चखा जाएगा और महसूस किया जाएगा। जो टंग है वो सेंसरी ऑर्गन है, टंग के ऊपर अगर आप फिंगर से या कोई भी पेन से किसी भी चीज से, पेन से तो नहीं करोगे, या किसी भी चीज से अगर आप इसको रब करो तो आपको फील होगा कि यार टंग के ऊपर कुछ है। और जब खाना आप खाते हो तो खाने का टेस्ट भी आपको फील होता है कि ये मीठा है, नमकीन है, खट्टा है, मिर्चों वाला है, कैसा है, तो खाने का टेस्ट भी महसूस होता है और खाने को आप फील भी कर सकते हो। टेस्टेड एंड फेल्ट, महसूस भी कर सकते हैं और चख भी सकते हैं। तो अगर आपने खाना खाया और आपको लगा कि यार ये बासी है, ये लग रहा है इसमें से स्मेल आ रही है और ये जो है ना इसका टेस्ट नहीं सही है, कड़वा है या कुछ और मसला है, तो आप फौरन बाइट को क्या कर दोगे? रिजेक्ट कर, फिर खा लोगे मजे से। आपने खाया, उसमें कांटा आया, हड्डी आई, आपने कहा कोई बात नहीं, हम लकड़ हदम पत्थर हदम लोग हैं, हम खा लेते हैं हड्डी भी। या आपने खाना खाया वो बड़ा खट्टा था या पॉइजनस था, आपको लगा कड़वा है, आपने कहा कोई बात नहीं मैं खा लेता हूँ, ठीक है, आप खा गए। ऐसा तो नहीं होगा ना? जैसे खाना खाया, नवाले में रखा, मुंह में, उसका टेस्ट सही नहीं लगा या उसमें कोई चीज लगी तो फौरन बाइट को क्या करोगे? फौरन बाइट को रिजेक्ट कर दो, सही। और ओरल कैविटी के साथ साथ जो है ना वो विजन और स्मेल भी आपकी हेल्प कर रही है फूड सिलेक्शन में। नाक आपको बता रहा है खाने में से कोई स्मेल तो नहीं आ रही, किसी किस्म की कोई खराब खाने का तो नहीं स्मेल आ रही। मामा क्या करती हैं, फ्रिज में से डोंगा निकालती हैं, पुराना खाना पड़ा होता है, कहती हैं हाँ सही है ये गर्म कर लो, ये खराब हो गया ऐसे फेंक दो। ऐसे ही है ना, स्मेल से देख के बताती हैं कि कहीं डिकम्पोजिशन तो नहीं स्टार्ट हो गई, खाने में बैक्टीरियल ग्रोथ तो नहीं स्टार्ट हो गई। आपकी मदर्स भी डेफिनेटली करती होंगी ऐसे, ठीक है। तो खाना को आपने सूंघना भी है, वो साथ साथ ऑटोमेटिकली सूंघ रहा होगा नाक, आपको पता भी नहीं चलेगा। और खाने को देखना भी है, खाने को देख के खाना है। खाने में देखने में भी अगर कोई बाल नजर आ गया उसके अंदर पड़ा हुआ या कोई और चीज गिरी हुई नजर आ गई, कोई कंकर या कांटा नजर आ गया, तो आप फौरन उसको निकाल के फिर खाएंगे। इसलिए खाने को देख के खाना, ये नहीं कि आप ड्रामा देख रहे हैं और ड्रामे की तरफ नजर है और नवाला जा नाक में रहा, खाना मुंह की जगह, ठीक है। तो विजन और स्मेल जो है वो भी आपकी हेल्प करेगी खाना खाने में। तो आप जैसे ही ओरल कैविटी में खाने को रखेंगे तो 2 काम होंगे। इट इज टेस्टेड, व्हेन फूड एंटर्स द ओरल कैविटी इट इज टेस्टेड एंड फेल्ट, खाने को चखा जाएगा और महसूस किया जाएगा। अगर हमें लगा कि टेस्ट पुराना है, बासी है, हम खाने को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर हमें टंग को, टीथ को, ये हार्ड ऑब्जेक्ट कहां लगेगा यार, दांतों के साथ टकराएगा, कचर कचर की आवाज आएगी, कट कट की आवाज आएगी, या फिर जुबान को फील होगा। अगर जुबान को या दांतों को हार्ड ऑब्जेक्ट या कोई डर्ट फील होती है तो आप क्या करेंगे? द बाइट इज रिजेक्टेड, उस खाने को जो है ना वो आप निकाल देंगे, उस नवाले को जाया कर देंगे या उसमें से वो चीज निकाल के फेंक देंगे। स्मेल एंड विजन ऑल्सो हेल्प्स, आपकी जो बिनाई है और जो आपकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो आपको हेल्प करेगी खाना खाने में, फूड को सिलेक्ट करने में, ठीक है। तो दिस इज फूड सिलेक्शन, सही हो गया। तो फूड सिलेक्शन पहला काम है ओरल कैविटी का। स्मेल ऑब्वियसली हेल्प करती है, जो आप घर गए हैं एकेडमी से और आप मामा जो है वो किचन में बिरयानी पका रही हैं और आपको बड़ी अच्छी खासी स्मेल आ रही है, तो पहले ही आपकी फूड सिलेक्शन रेडी हो गई है कि भाई आज मैंने बहुत खाना है ना। तो फूड सिलेक्शन पहले ही स्मेल से पता चल रहा है यार बिरयानी है बड़ी टेस्टी होनी है, मम्मा बनाती हैं और मैं जो है ना आज खाने लगी हूँ, है ना। तो ये बात होगी कि भाई टंग और टीथ हार्ड ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे, स्मेल और विजन जो है उसको हेल्प करेगी, पूरी होगी फूड सिलेक्शन। अब जैसे ही फूड आपने सेलेक्ट कर ली, मुंह में रखी, अब आपने क्या करना है? चबाना शुरू कर देना। दिस चबाना इज कॉल्ड चूइंग, चूइंग, CHEWING, ठीक है। यहां पे इसका दूसरा नाम है मैस्टिकेशन, चबाना, या फिर इसका तीसरा नाम है ग्राइंडिंग।
अब आप कर क्या रहे हैं, जो खाना आपने रखा था उसको अपने दांतों के दरमियान रख के पीस रहे हैं, दांतों के दरमियान जोर लगा के पीस रहे हैं। उस पीसने से खास तौर पे कौन सी दांतों से पीस रहे हैं, यहां से दांतों से पीस रहे हैं, नहीं, दाढ़ों से पीस रहे हैं। मोलर्स और प्री मोलर्स, दाढ़ों को कहते हैं मोलर्स एंड प्री मोलर्स, इनसे पीस रहे हैं। दाढ़ों की सरफेस बड़ी बड़ी होती है, उसके दरमियान रख के आप खाने को अच्छी तरीके से क्रश कर रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, लार्जर फूड के पीसेस को स्मॉलर फूड के पीसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आप लार्जर फूड पीसेस को स्मॉलर फूड पीसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन और ग्राइंडिंग या फिर चूइंग। ठीक है, ये मैस्टिकेशन और ग्राइंडिंग आप बड़ी फोर्स लगा रहे होते हैं खाने के ऊपर। कभी आप ये खाना खाते खाते जुबान आई है दांतों के दरमियान, या कभी गाल चीक आई है दांतों के दरमियान, तो पता चलता है ना, कट जाती है, कितनी ज्यादा दर्द होती है, क्योंकि आप अच्छी खासी फोर्स लगा रहे हैं दांतों से खाने को चबाने के लिए, ताकि आप चाह रहे हैं कि लार्जर फूड पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को मैं स्मॉलर फूड कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर लूं। ठीक है, क्यों कर लूं, दो फायदे हैं उसके। लार्जर को स्मॉलर में कन्वर्ट करने के दो फायदे हैं कि जो ओरल कैविटी है उसमें उतना बड़ा नवाला रख लिया, शादी पे गए तो खाई गए खाई गए खाई गए, बस आज ही रोटी खुली है, इसके बाद जिंदगी में कभी खाना मिलना नहीं है, बड़े बड़े नवाले निकलना शुरू कर दिए चबाए बगैर, है ना, हम तो चबाते नहीं है। अच्छे तरीके से खाने को चबाना चाहिए निकलने से पहले। क्यों, इसलिए क्योंकि जब खाना नवाला खाया है तो आगे जो इसोफेगस है वो तो तंग नाली है ना, अगर आप इतना बड़ा नवाला निकल लोगे, स्वेलो कर लोगे, तो वो तो फंस जाएगा इसोफेगस में। तो इसोफेगस चाहती है कि मेरे अंदर छोटे छोटे पीसेस भेजो, खाने को छोटा करके भेजोने वाले को। तो इसोफेगस चाहती है कि स्मॉलर पीसेस को अपने अंदर से अलाउ करती है पास करने के लिए, इसलिए हमने खाने को मैस्टिकेट किया, हमने ग्राइंड किया खाने को। एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि हम ये चाहते थे कि वो जो बड़ा मॉलिक्यूल है ना खाने का, उससे छोटे छोटे पीस बन जाए। क्यों, ताकि एंजाइम का अटैक करना आसान हो जाए। वो कैसे, वो ऐसे, ये देखो फॉर एग्जाम्पल ये एक खाने का बोलस था जिसको हमने खाया वाला था। अब इसमें यहां पे सर्फेसिस के ऊपर तो एंजाइम अटैक कर रहा है, लेकिन जो सेंटर से खाना सारा खाना है ना, वो भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। ऊपर ऊपर से खाना डाइजेस्ट हो रहा है, लेकिन अंदर का खाना अनडाइजेस्टेड रह रहा है। अगर मैं इसको तोड़ दूं छोटे छोटे पीसेस में, और मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के यहां से ऐसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दूं, अब देखो, अब एंजाइम सारी तरफ से अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है ना अटैक एंजाइम सारी तरफ से। अब एंजाइम सारी तरफ से अटैक कर सकता है, तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि एक बड़े मॉलिक्यूल से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाने से ये हुआ कि इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, एंजाइम्स के अटैक करने के लिए आसानी हो गई, और एंजाइम्स आसानी से फूड को जो है वो डाइजेस्ट कर देंगे। ऑब्वियस ही बात है, खाने ने एक तो डाइजेस्ट होना है, ये वाली डाइजेशन जो मुंह से कर रहे हैं, ये भी डाइजेशन है। दिस इज मैकेनिकल डाइजेशन। ये कौन सी डाइजेशन है, मैकेनिकल, फोर्सफुली हमने खाने को डाइजेस्ट किया करके। ठीक है, दिस इज मैकेनिकल डाइजेशन। दूसरी होगी केमिकल डाइजेशन, जो कि केमिकल्स के जरिए करेंगे। वो कौन करेगा, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, वो कौन करेगा, एंजाइम। तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, दूसरा नंबर पे खाने का, इसका ओरल कैविटी का फंक्शन क्या करना है आपने, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, खाने को ग्राइंड करना है, बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है। ग्राइंडिंग ऑफ फूड बाय टीथ, दांतों ने करना है। कौन से दांतों ने, खासकर दाढ़ों ने, मोलर्स और प्री मोलर्स ने। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चूइंग या फिर मैस्टिकेशन या ग्राइंडिंग। इसमें होगा क्या, लार्जर फूड पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाएंगे स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में। इसका फायदा क्या होगा, दो फायदे होंगे। एक, खाना आसानी से पास हो जाएगा इसोफेगस में से, इट बिकम्स इजियर टू पास फ्रॉम द इसोफेगस। और नंबर टू, एंजाइम्स विल हैव मोर सरफेस एरिया विद स्मॉल पीसेस टू अटैक। छोटे पीसेस अगर बन जाते हैं तो एंजाइम्स के पास ज्यादा सरफेस एरिया होगा अटैक करने के लिए। मैंने करके दिखाया, देखो एक बड़ा पीस है ना, उसके ऊपर सरफेस पे एंजाइम अटैक कर रहे हैं, अंदर तो नहीं एंजाइम अटैक कर सकते। पहले ये डाइजेस्ट होगा, फिर अंदर वाला डाइजेस्ट होना शुरू होगा, फिर वो डाइजेस्ट होगा, फिर उसके अंदर वाला डाइजेस्ट होगा। अगर मैं इसको छोटे छोटे पीस कर दूं और एंजाइम को कहूं चलो अटैक करो, तो एंजाइम सारी तरफ से अटैक करना शुरू कर देंगे उसके ऊपर, और जो डाइजेशन है वो क्या हो जाएगी, आसान, केमिकल डाइजेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, तो व्हाट इज मैस्टिकेशन और ग्राइंडिंग, कि आपने जैसे ही खाने को मुंह में रखा, उसके बाद आपने खाने को चबाना शुरू कर दिया, चूइंग करना शुरू कर दी, मैस्टिकेशन करना शुरू कर दी, ग्राइंडिंग करना शुरू कर दी दांतों से, लार्जर फूड पार्टिकल्स स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। क्यों किया, ताकि आसानी से पास हो जाए इसोफेगस में से, और एंजाइम्स के पास ज्यादा सरफेस एरिया हो अटैक करने के लिए। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, तीसरा फंक्शन जो ओरल कैविटी का है, दैट इज लुब्रिकेशन। लुब्रिकेट करने का मतलब होता है किसी काम को, किसी चीज को नरम कर देना, किसी चीज को सॉफ्ट कर देना, उसके दरमियान फ्रिक्शन को कम कर देना। मतलब अगर एक मशीन है जो कि कपड़ों की मशीन है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर उसमें ऑयल डालते हैं तो क्या होता है कि उसके पार्ट्स के दरमियान की फ्रिक्शन कम हो जाती है, और मशीन बड़े अच्छी तरीके से काम करती है, उसकी आवाज भी कम आती है, शोर भी कम होता है, नॉइज भी कम हो जाती है, और मशीन ज़्यादा एफिशिएंटली काम करती है। अब एक मुंह में नवाला है, अब उस नवाले को आपने स्वेलो करना है, इसोफेगस में से गुजर के जाना, आगे जाना है। अगर वो सॉफ्ट नहीं होगा, वो गीला नहीं होगा, वो ड्राई होगा, तो वो तो रगड़ता हुआ जाएगा इसोफेगस के अंदर से, वो तो पाइप के अंदर के सेल्स को डैमेज करता जाएगा, इसोफेगस के सेल्स को। ठीक है, और वो जब तक सॉफ्ट नहीं होगा, सॉफ्ट चीज को डाइजेस्ट करना, तोड़ना, छोटे पार्टिकल्स में हजम करना आसान है, गीली चीज को। और अगर वो चीज ड्राई है, उसको तो तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो तीसरा फंक्शन है ओरल कैविटी का, वो है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन कौन करेगा, लुब्रिकेशन करेगा स्लाइवा, जो कि मुंह में आ रहा है, दैट इज थूक।
दैट इज स्लाइवा। स्लाइवा कौन प्रोड्यूस करेगा? स्लाइवा प्रोड्यूस करेंगे स्लाइवरी ग्लैंड्स। कितने स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं? 3 पेयर्स हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स के, यानी 6 हैं टोटल। 3 पेयर्स, एक पेयर जुबान के नीचे पड़ा हुआ है अंडर द टंग, एक पेयर दूसरा वाला बिहाइंड द जॉज पड़ा हुआ है यहां पे, और तीसरा पेयर स्लाइवरी ग्लैंड्स का इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स पड़ा हुआ है यहां पे। ठीक है, ये 3 पेयर्स हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स के, इनका अपना अपना नाम है। जो इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स है इनका नाम है पैरोटिड ग्लैंड, जो बिहाइंड द जॉज है इनका नाम है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, और जो जुबान के नीचे उनका नाम है सब लिंगुअल ग्लैंड्स। लेकिन आप नाम ना याद रखें क्योंकि बुक में नहीं लिखे हुए, लेकिन जस्ट बस लोकेशन याद रखेंगे और नंबर याद रखें। कितने हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स? 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। कहां कहां पे हैं? एक पेयर अंडर द टंग, एक पेयर बिहाइंड द जॉज, एक पेयर इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स। ठीक है, ये 3 पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। ये एक वाटरी सिक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे जिसके अंदर पानी होगा और म्यूकस होगा। इस वाटरी सिक्रीशन को कहते हैं स्लाइवा। स्लाइवा, ये स्लाइवा क्या करेगा? ये खाने को नरम कर देगा, खाने को सॉफ्ट कर देगा, लुब्रिकेट कर देगा। क्यों? ताकि खाना इजीली आप इसको स्वेलो कर सकें और ये इसोफेगस को या किसी सेल्स को या पाइप को डैमेज ना करे। ठीक है, मॉइस्ट कर देगा फूड को। तो व्हाट इज लुब्रिकेशन? लुब्रिकेशन कौन करेगा? स्लाइवा। स्लाइवा में कौन सी 2 चीजें हैं? वाटर और म्यूकस। म्यूकस क्या है? म्यूकस एक वाटर, म्यूकस में भी 95% वाटर ही होता है, और उसके अलावा कुछ और थोड़ी छोटी चीजें होती हैं, कुछ प्रोटीन होती है, म्यूसिन, कुछ बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, 1-2 और चीजें होती हैं, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप समझ लो कि पानी की तरह का ही म्यूकस जो मुंह में थूक प्रोड्यूस हो रहा है, समझ लो ये म्यूकस है। ठीक है, तो लुब्रिकेशन इज डन बाय स्लाइवा, और स्लाइवा के अंदर 2 चीजें हैं, वाटर एंड म्यूकस। और ये स्लाइवा कौन प्रोड्यूस कर रहा है? स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स कितने हैं? 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। कहां कहां पे है? अंडर द टंग एक पेयर, एक पेयर बिहाइंड द जॉज, और एक पेयर इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स। ठीक है, तो ये 3 स्लाइवरी ग्लैंड्स के पेयर हैं। अब स्लाइवा ने जो ये खाने को लुब्रिकेट किया, मॉइस्ट किया, तो खाली स्लाइवा का यही काम था? नहीं, स्लाइवा का एक और काम है, दूसरा काम, जो कि लास्ट काम है ओरल कैविटी का, 4th काम, दैट इज केमिकल डाइजेशन। अब जो स्लाइवा है ना, उसके अंदर एक एंजाइम भी मौजूद है। उस एंजाइम का नाम है स्लाइवरी एमाइलेज। क्या नाम है? स्लाइवरी एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज आपको पता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। बार बार पहले भी हम पढ़ चुके हैं, एंजाइम के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। एमाइलेज क्या है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। चूंकि स्लाइवा में है इसलिए कह दिया स्लाइवरी एमाइलेज। किसके अंदर मौजूद है? स्लाइवा के अंदर मौजूद है। ये क्या करेगा? ये एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पे डाइजेस्ट करेगा। कौन सी कार्बोहाइड्रेट पे? स्टार्च पे एक्ट करेगा। जो फूड में स्टार्च कंपोनेंट है, स्टार्च पे एक्ट करेगा और स्टार्च को तोड़ देगा माल्टोज में। जो स्टार्च है ये पॉलीसेकेराइड है, बहुत बड़ी कार्बोहाइड्रेट है। माल्टोज छोटी है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। माल्टोज एक डाइसेकेराइड है, यानी 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बनी हुई है, इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी है, तो माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। बुक में ये नहीं लिखा कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। बुक कहती है कि स्लाइवरी एमाइलेज क्या करेगा? सेमी डाइजेशन ऑफ स्टार्च कर देगा, स्टार्च को थोड़ा बहुत डाइजेस्ट कर देगा, थोड़ा बहुत। ठीक है, एंड हमने इससे ग्लूकोज बनानी है, तो ग्लूकोज ना बनी अभी। कार्बोहाइड्रेट से एंड हमने सबसे छोटी क्या चीज बनानी है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ना बनी अभी, थोड़ी डाइजेशन हुई है, थोड़ी नहीं हुई, तो पार्टली डाइजेशन हुई है, पार्शियल डाइजेशन हुई है, इसलिए इसका नाम रख दिया सेमी डाइजेशन। क्या नाम रख दिया? सेमी डाइजेशन। तो दूसरा जो काम स्लाइवा कर रहा है वो क्या है? केमिकल डाइजेशन। एक तो हमने की मैकेनिकल डाइजेशन ऐसे मैस्टिकेशन से, दूसरी अब हम कर रहे हैं केमिकल डाइजेशन। वो कौन करेगा? स्लाइवरी एमाइलेज। स्लाइवरी एमाइलेज क्या एक्ट करेगा? स्टार्च कंपोनेंट के ऊपर फूड के, और फूड के स्टार्च कंपोनेंट को कन्वर्ट कर देगा इनटू माल्टोज, या फिर आप याद रख लें कि सेमी डाइजेशन ऑफ स्टार्च कर देगा। ठीक है, अब ये जब हमने सारा कुछ कर लिया, मैस्टिकेशन भी कर दी, ग्राइंडिंग भी कर दी, लुब्रिकेशन भी कर दी, केमिकल डाइजेशन भी कर दी, अभी जो सारा कुछ किया है इसमें ये बात याद रखनी है कि मैंने आपको स्टेप वाइज पढ़ाया सारा कुछ, और बुक में भी स्टेप वाइज लिखा हुआ है, लेकिन स्टेप वाइज काम नहीं हो रहा होता कि ओरल कैविटी में हमने खाना खाया, इंजेक्शन हुई, ठीक है, उसके बाद अब ओरल कैविटी कह रही है कि ना 1 मिनट ठहर जो, पहले मुझे मैस्टिकेशन कर लेने दो, स्लाइवरी ग्लैंड्स तुम स्लाइवा रिलीज ना करो। स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा रिलीज नहीं करे, पहले मैस्टिकेशन हो रही है। फिर स्लाइवरी ग्लैंड ने कहा अच्छा अब मैं लुब्रिकेशन कर दूं, अब मैं स्लाइवा प्रोड्यूस कर दूं, फिर स्लाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। ऐसा नहीं है, जैसे ही हम खाना मुंह में रखेंगे साथ ही स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा प्रोड्यूस करेंगे, साथ ही लुब्रिकेशन शुरू हो जाएगी, साथ ही केमिकल शुरू हो जाएगी, साथ ही मैस्टिकेशन शुरू हो जाएगी, साथ ही हम चबाना शुरू कर दे। सब कुछ साथ साथ हो रहा होगा। मैं तो साथ साथ नहीं पढ़ा सकता था ना, मैंने तो एक एक स्टेप वाइज ही पढ़ाना था, इसलिए मैंने स्टेप वाइज ही पढ़ाया। और बुक में भी आप भी एक इकट्ठा नहीं सारा लिख सकते, आपने भी स्टेप वाइज लिखना है। लेकिन ये याद रखना है कि ऐसा नहीं हो रहा वो पहले काम खत्म हो जाए, पहले वो दूसरे बाकी बैठे इंतजार कर रहे हैं कि अच्छा चलो ये खत्म कर लो फिर हम शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है, सारा कुछ साथ साथ ही शुरू हो जाना है, क्योंकि हमारे पास टाइम तो है नहीं, हम शादी पे गए हैं और आखिरी खाना है जिंदगी का, जल्दी जल्दी खाना है ना, तो सारा कुछ इकट्ठा शुरू कर देना है। लुब्रिकेशन भी इकट्ठी, केमिकल डाइजेशन भी, मैस्टिकेशन भी, सब कुछ इकट्ठी हो रही है, सब कुछ इकट्ठा हो रहा है। अब जब ये सब कुछ हो गया, मुंह के अंदर खाने का अच्छा खासा
जो है ना वो मलिदा बना दिया, मुंह के अंदर सारा अच्छा चबा चबू के खाने को जो है ना छोटा छोटा सॉफ्ट करती है। अब ये जो खाना मुंह के अंदर बना है, एक छोटा सा मैस बना है, बॉल बनी है खाने की, जिसको बस अब आप निगलने लगे हो, जिसको अब आप स्वैलो करने लगे हो। निगलने को इंग्लिश में कहते हैं स्वैलो करना, आप स्वैलो करने लगे हो। ये जो छोटा सा मैस है, दिस इज कॉल्ड बोलस, जिसको आप निगलने लगे हो, दिस इज कॉल्ड बोलस। अब ये बोलस आगे जाएगा किसमें? फेरिंक्स में, फेरिंक्स से इसोफेगस में, इसोफेगस स्टमक में, ठीक है। इसका नाम है बोलस। बोलस की डेफिनेशन बड़ी प्यारी लिखी है बुक में, और उसको एज इट इज याद रखना है, डेफिनेशन पेपर में आती है। व्हाट इज बोलस? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चूइंग, लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन और सेमी डाइजेशन, जो सारा काम किया आपने, जिसमें आपने खाने की मैस्टिकेशन की, चबाया, लुब्रिकेशन की, खाने को मॉइस्ट किया, और सेमी डाइजेशन की, खाने को थोड़ा बहुत हजम किया, द पीसेस ऑफ फूड, जो खाने के पीसेस थे, आर रोल्ड अप, इनको रोल किया जाएगा बाय द टंग। कौन करेगी? जुबान। जुबान भी खाने में रोल प्ले कर रही है ना भाई, जुबान। इनटू स्मॉल, छोटे, स्लिपरी, देखो म्यूकस की वजह से और स्लाइवा की वजह से बड़ा स्लिपरी हो गया, मॉइस्ट हो गया, स्लाइमी हो गया, शू करके स्लिप करके अंदर जा सकता है, नीचे जा सकता है। स्फेरिकल यानी गोल, ओवल, मैस कॉल्ड बोलस। तो क्या हुआ? खाने की चूइंग, लुब्रिकेशन और डाइजेशन करने के बाद जो खाने के पीसेस हैं उनको रोल कर दिया एक छोटे से स्लिपरी स्फेरिकल मैस में, जिसका नाम क्या? बोलस। अब इसको निकलने लगे, ठीक हो गया। तो व्हाट इज बोलस? बोलस इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चूइंग, लुब्रिकेशन एंड सेमी डाइजेशन, द पीसेस ऑफ फूड, खाने के पीसेस आर रोल्ड अप, उनको रोल कर दिया किसने? बाय द टंग। किसमें? इनटू स्मॉल स्लिपरी स्फेरिकल मैस, स्मॉल छोटा, स्लिपरी स्फेरिकल गोल मैस में कन्वर्ट कर दिया, इसका नाम है बोलस। अब इसको निगलने लगे, स्वैलो करने लगे। अब स्वैलोइंग में क्या होगा वो मैं बताने लगा। स्वैलोइंग में देखो जरा कि क्या होगा। अब स्वैलो का मतलब है आपने खाना निगलना है, खाना निगलना है। खाना निगलना तो बड़ा आसान है, लेकिन सर निगला और इसोफेगस में चला गया और आगे स्टमक में चला गया, तो कहानी आसान है। लेकिन मसला पता है क्या है? मसला ये है कि ना, समझो कि ऐसे ऊपर फेरिंग्स है, फेरिंग्स के आगे सांस की नाली है जिसका नाम है ट्रेकिया, और फेरिंग्स के पीछे खुराक की नाली जिसका नाम है इसोफेगस। अब अगर फेरिंग्स में फूड आ रहा है तो वो इधर ट्रेकिया में भी तो जा सकता है। हम चाहते हैं कि फूड इधर जाए, इधर ना जाए, लेकिन अगर फूड इधर चला गया तो फिर तो सांस ही बंद हो जाएगा। खाना सांस की नाली में नहीं जाने देना। अगर खाना कभी सांस की नाली में जाए, या कोई एक कतरा भी पानी का या कोई जाए, तो खाना खाते खाते अगर आप बात करने लगो तो अक्सर ऐसा होता है कि एकदम से, इसे पंजाबी में पता नहीं उर्दू में कहते हैं घर वाले कॉमन के, उथू लग गया, ठीक है, कि भाई आपका जो है ना वो खाना जाने लगा था ट्रेकिया में, और ट्रेकिया तो बर्दाश्त नहीं कर रही खाने को, कह रही है एयर लेके आओ, खाना कहां से लेके आ रहे हो भाई, इसको इसोफेगस में लेके जाओ, है ना। तो ट्रेकिया बर्दाश्त नहीं, ट्रेकिया खांसी करेगी कि बाहर निकालो इसको, ये क्या आ रहा है मेरे अंदर, है ना। तो इसलिए एकदम से कफ का रिफ्लेक्स आएगा। तो हम तो नहीं चाहते कि खाना ट्रेकिया में जाए, बल्कि हम क्या चाहते हैं कि खाना कहां जाए? इसोफेगस में। तो जो ये ट्रेकिया की ओपनिंग है ना, इस ओपनिंग का नाम है ग्लॉटिस। इस ओपनिंग का नाम है ग्लॉटिस। एक ना फ्लैप लाइक कार्टिलेज होती है यहां पे इस तरह से बड़ी सारी खड़ी हुई, इस फ्लैप लाइक कार्टिलेज का नाम है एपिग्लॉटिस। क्या नाम है? एपिग्लॉटिस। ये ग्लॉटिस ना यूं, एपिग्लॉटिस यूं पड़ा होता है, सीधा खड़ा होता है, ठीक है। जैसे ही हम खाना निगलने लगते हैं तो ये एपिग्लॉटिस ऐसे पीछे चला जाता है, और पीछे जाके ट्रेकिया की ओपनिंग को, जो ग्लॉटिस की ओपनिंग है उसको बंद कर देता है, और जो खाना है वो ये इस तरह से यूं बंद कर देता है, और खाना अब फेरिंक्स में से सिर्फ इसोफेगस की ओपनिंग ही खुली है, तो खाना फेरिंक्स से इसोफेगस में चला जाता है, ठीक है। यानी देखो, जिस तरह ही हम खाना निगलने लगेंगे तो क्या होगा कि खाना यहां भी आ सकता है, यहां भी जा सकता है। जैसे ही हम खाना निगलने लगेंगे तो ये एपिग्लॉटिस यूं खड़ा है, एपिग्लॉटिस यूं हो जाएगा और इसकी ओपनिंग को बंद कर देगा, और पीछे खाना इसोफेगस में चला जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मुझे कोई वीडियो भी मिल जाए इसकी छोटी, जो मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, तो उसको आप देख लें, इजी समझ लें कि किस तरीके से खाना जा रहा है, और एपिग्लॉटिस जो है वो खाने को उसमें जाने नहीं देता। For the process by which food goes from mouth to pharynx to esophagus. Swallowing has 3 phases: the oral or buccal phase. After food has been chewed and moistened with saliva, the resulting bolus is pushed to the back of the throat, called the pharynx, by the tongue. This involves the tongue rolling back to prevent food from going forward into the mouth. As this happens, the soft palate rises to prevent food from entering the nasal cavity. The pharyngeal phase begins when receptors in the oropharynx are stimulated. This triggers initiation of the swallow reflex, which is involuntary. This part of swallowing must be coordinated perfectly, because the pharynx is the entrance to both the esophagus and the trachea. While the esophagus leads to the stomach, the trachea leads to the lungs. The vocal folds are located in the larynx, which is at the top of the trachea. The vocal cords close and the larynx gets pulled up as the epiglottis flips over the entrance to the trachea. The upper esophageal sphincter opens to allow the bolus to enter the esophagus. During the esophageal phase,
Food is propelled down the esophagus towards the stomach by waves of muscular contractions known as peristalsis. The larynx moves back down and the epiglottis flips back up so respiration can resume. अब खाने को शुरू करते हैं, स्वेलविंग को। देखो खाना निकलने लगे, खाने को निकला तो देखो जैसे ही खाने को आप निकलने लगते हो ना, मुंह में कुछ भी रख के निकल के देख लेना या स्लाइवा निकल के देख लेना, टंग विल मूव अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। टंग ऊपर को जाएगी और पीछे को जाएगी, करके देख लो। जब टंग ऊपर को पीछे को जाएगी तो अंदर मुंह के अंदर ना एक कान लटका हुआ है, तालू है ना, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट। वो वाला बॉक्सिंग वाला, रिंग बॉक्सिंग वाला वो है लगा हुआ, इसके ऊपर ऐसे बॉक्सिंग करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट। जैसे ही टंग अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स जाएगी ना, तो सॉफ्ट पैलेट ऐसे लटका हुआ था, वो सॉफ्ट पैलेट ऐसे पीछे जाके लग जाएगा। पीछे जाके लगने का फायदा क्या होगा, सॉफ्ट पैलेट ऐसे वर्टिकल हालत में था, सीधा खड़ा था, फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि मुंह के अंदर ये जो नाक है ना, ये अंदर मुंह में खुल रहा है। नाक में कचरे डालो, कहां पे आ जाते हैं, मुंह में। क्यों? क्योंकि नाक के जो ये बाहर वाले नॉस्ट्रल्स हैं, इनका नाम है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। इस तरह ये नेजल कैविटी अंदर खुल रही है फेरिंग्स में, देखो ना सांस अंदर लेके जाते हैं, है ना, तो वो असल में जो अंदर खुल रही है ना, उन अंदर वाले उसका नाम है नॉस्ट्रल्स, इंटरनल नॉस्ट्रल्स, क्योंकि अंदर है, ठीक है। तो असल में कभी ऐसा होता है, कभी हंसता हो बंदा खाना खाते हुए, या जो है ना वो कभी बहुत ज्यादा कोई इस तरह से कोई बंदे को एकदम से हंसा आ जाए खाना खाते हुए या बोतल पीते हुए, तो कभी खाना नाक में से भी बाहर आ जाता है। कभी किसी के आते देखा है या अपने आया कि बोतल पी रहे थे, खाना खा रहे थे, तो खाना नाक में से आ गया बाहर। वो नाक में से क्यों बाहर आया, कि असल में होना क्या था कि जब खाना खाना था तो टंग ने ऊपर और पीछे जाना था, और जो ये सॉफ्ट पैलेट लटका हुआ था, इसने ऐसे वर्टिकल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल जाके पीछे जो नेजल कैविटी की ओपनिंग है इंटरनल नॉस्ट्रल, उसको बंद कर देना था, और खाने ने ऊपर नेजल कैविटी में नहीं जाना था, बल्कि नीचे फेरिंग्स में आ जाना था। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा ना हो सही से, तो खाना ऊपर नेजल कैविटी में भी आ सकता है, और खाना नाक से या पानी या बोतल जो है ना वो नाक से बाहर आ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, टंग ऊपर और पीछे मूव करेगी, जो सॉफ्ट पैलेट लटका हुआ था ऐसे वर्टिकल हालत में, वैसे पीछे ऐसे ऊपर को जाएगा, और पीछे जो इंटरनल नॉस्ट्रल्स है नेजल कैविटी की ओपनिंग, उसको बंद कर देगा, ठीक है। यहां से पढ़ते हैं। नंबर 1, बोलस इज पुश टुवर्ड्स द बैक। बोलस को पीछे पुश किया जाएगा। कौन पुश करेगा, बाय द टंग। टंग कैसे पुश करेगी, टंग ऊपर और पीछे मूव करेगी, तो पीछे जगह ही नहीं रहेगी, बोलस नीचे, ठीक है। अब जब बोलस नीचे आया, तो इसके साथ साथ टंग के ऊपर और पीछे मूव करने से दूसरा फायदा क्या हुआ, जो सॉफ्ट पैलेट था इट मूव्स अपवर्ड, ये ऐसे लटका हुआ था, ये ऊपर को आ गया अपवर्ड, एंड टू रेयर पीछे को, अपवर्ड ऊपर को और रेयर पीछे को, अपवर्ड ऊपर को और पीछे को आया। इससे क्या हुआ, ओपनिंग ऑफ द नेजल कैविटी इज क्लोज्ड। नेजल कैविटी के जो अंदर सुराख थे, नेजल कैविटी की जो ओपनिंग थी वो बंद हो गई। अल्लाह का शुक्र है, ना बंद होती तो वो जो खाना खाई जाता है वो ऊपर ही आ ही जाता नाक में, है ना। फिर क्या होगा, फिर खाना जो बोलस है वो फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से इसोफेगस में जाएगा, इसोफेगस से आगे स्टमक में जाएगा, लेकिन फेरिंग्स से इसोफेगस में जाएगा, फेरिंग्स से ट्रेकिया में नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे फेरिंग्स से ट्रेकिया में, कैसे नहीं जाने देंगे, कि जैसे ही हम खाना खाने लगेंगे, निगलने लगेंगे, अब खाना निकल के देखो, यहां पर एक गर्दन के अंदर एक बाहर से उभरी हुई अपीयरेंस नजर आ रही है, दिस इज लेरिंग्स। ये वॉइस बॉक्स है जिससे हमारी आवाज निकलती है। जैसे ही हम खाना निकलने लगते हैं, लेरिंग्स में फिंगर रख के देखो, जैसे ही हम खाना निकलने लगेंगे, खाना स्वैलो करेंगे, लेरिंग्स ऊपर को निकल जाता है, लेरिंग्स मूव्स अपवर्ड्स, लेरिंग्स ऊपर को निकल जाएगा। देखो जैसे ही खाना स्वैलो करने लगेंगे, लेरिंग्स मूव्स अपवर्ड्स, लेरिंग्स ऊपर को जाएगा। लेरिंग्स ऊपर जाने का फायदा क्या है, देखो समझो ये लेरिंग्स था, इस लेरिंग्स के साथ ये एपिग्लॉटिस लगा हुआ था। जैसे ही लेरिंग्स ऊपर जाएगा, तो इस लेरिंग्स के ऊपर जाने का फायदा ये होगा कि जो ये एपिग्लॉटिस लगा हुआ है, ये एपिग्लॉटिस जिस तरह वर्टिकल हालत में था, ये ऐसे हो जाएगा, और जब ये ऐसे होगा तो यहां पर ट्रेकिया पड़ी हुई थी, सांस की नाली, ये ट्रेकिया की ओपनिंग को बंद कर देगा, तो खाना ऊपर फेरिंग्स से पीछे इसोफेगस में चला जाएगा। समझ में आ गई बात। लेरिंग्स के ऊपर जाने का फायदा क्या है, लेरिंग्स के ऊपर जाने का फायदा यह है कि वो ट्रेकिया के मुंह को बंद कर दे, ताकि खाना सांस की नाली में ना जाए, बल्कि खाना पीछे इसोफेगस में जाए, ठीक है। तो जैसे ही हम स्वैलो करने लगेंगे, निकलने लगेंगे, ऐसे निकलेंगे, तो क्या होगा, लेरिंग्स विल मूव अपवर्ड। उंगली रख के देख लो, लेरिंग्स विल मूव अपवर्ड। जैसे लेरिंग्स ऊपर मूव करेगा, तो एपिग्लॉटिस क्या करेगा, ट्रेकिया के मुंह को बंद कर देगा। तो अब देखोगे जब ट्रेकिया का मुंह बंद है, तो सांस आ सकता है, सांस की नाली का मुंह ही बंद कर दिया, सांस आ सकता है। अब स्वैलो करो, खाना निकलो और सांस लो, उसी टाइम पे जब निकल रहे हो खाना, देखो सांस आता है, कोशिश करके देखो, नहीं ना होता। जैसे ही आप खाना निगल रहे हो, तो आप सांस नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ट्रेकिया की ओपनिंग को बंद कर दिया एपिग्लॉटिस ने, ताकि खाना पीछे इसोफेगस में जाए, बल्कि ट्रेकिया में ना जाए। तो पहला स्टेप पे क्या किया, बोलस को पीछे पुश किया टंग ने। टंग ने पीछे पुश करने का दूसरा फायदा क्या हुआ, कि सॉफ्ट पैलेट ऊपर मूव कर गया, और पीछे ऊपर और पीछे मूव कर गया, ओपनिंग अंदर नेजल कैविटी की थी वो बंद हो गई। तीसरा क्या हुआ, कि बोलस को हमने जाने देना है फेरिंग्स से इसोफेगस में, फेरिंग्स से ट्रेकिया में नहीं जाने देना। उससे क्या कर, उसमें क्या करेंगे, लेरिंग्स मूव अपवर्ड, लेरिंग्स ऊपर मूव करेगा, फोर्सेस द एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस को मजबूर करेगा इनटू हॉरिजॉन्टल पोजीशन, कि तुम जो ऐसे खड़े हो ऐसे हो जाओ, ठीक है। एपिग्लॉटिस क्या है, एक कार्टिलेज का फ्लैप है, फ्लैप ऑफ कार्टिलेज है, ठीक है। अब यहां पर बुक ने लिखा है टॉप ऑफ ट्रेकिया मूव्स अपवर्ड्स, लेरिंग्स नहीं लिखा,
असल में लेरिंग्स ट्रेकिया के सबसे ऊपर ही पड़ा हुआ है, लेरिंग्स ट्रेकिया के ऊपर ही है, असल में लेरिंग्स ऊपर मूव कर रहा है, टॉप ऑफ ट्रेकिया मूव नहीं कर रही, तो इसलिए मैंने लेरिंग्स लिख दिया। लेकिन आप याद रख लेंगे, लिखने में आप टॉप ऑफ ट्रेकिया लिख दें बेशक, लेकिन याद रख लेंगे लेरिंग्स मूव करता है अपवर्ड्स, लेरिंग्स मूव अपवर्ड्स, फोर्सेस द एपिग्लोटिस इनटू हॉरिजॉन्टल पोजीशन। जब शुरू में हम खाना खा रहे हैं तो अगर हम चाहें तो हम खाना बाहर भी निकाल सकते हैं मुंह से, दिल किया निकाल दिया। लेकिन एक दफा जो आपने स्वेलो करना शुरू कर दिया खाने को, खाना पीछे चला गया, बैक ऑफ द माउथ कैविटी में चला गया और फिर फेरेंक्स में चला गया, अब अगर आप कहें कि नहीं नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा, ये नवाला बाहर निकालो, अब नहीं आएगा बाहर। तो शुरू में जो आप स्वेलोइंग कर रहे हो वो तो वॉलंटरी है, आपके इख्तियार में, आप जब चाहो बाहर फेंक दो। लेकिन जब ऐसे बैक ऑफ द माउथ कैविटी में चला गया खाना और इस फेरेंक्स में चला गया, नाउ इट बिकम्स ऑटोमेटिक। ये इनवॉलंटरी हो जाएगा, अब आपके इख्तियार में नहीं रहेगा, अब खुद ब खुद ये बोलस आगे से आगे मूव करता जाएगा। ठीक है, तो बिगिनिंग में जो हमारी है स्वेलोइंग वॉलंटरी है, लेकिन जैसे ही वो बैक ऑफ द माउथ पे पहुंचेगी तो इट बिकम्स ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी हो जाएगी। अब खाना चला गया फेरेंक्स में, फेरेंक्स से जाना है इसोफेगस से होता होता स्टमक में। अब ये कौन सी चीज है जो आगे लेके जाएगी आहिस्ता आहिस्ता इस खाने को स्टमक में? वो एक वेव है मसल्स की जो कि इसको पुश करेगी आगे को, खाने को, कि भाई तुम जाओ आगे, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाओ, स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे जाओ खाने की। ये जो वेव है मसल्स की, इसका नाम है पेरिस्टालसिस। क्या नाम है? पेरिस्टालसिस। तो ये भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज पेरिस्टालसिस, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बोलस भी आ सकता है, स्वेलोइंग की फेजेस भी आ सकती हैं शॉर्ट में, स्वेलोइंग लॉन्ग में भी आ सकता है, ओरल कैविटी लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, इसमें से कोई भी एक स्टेप, वेस्टिकेशन, लुब्रिकेशन, केमिकल डाइजेशन, कोई सी भी एक स्टेप भी शॉर्ट में डिफरेंट पूछा जा सकता है। एंजाइम पूछा जा सकता है, कौन सा है, किस पैक्ट करता है, ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है स्लाइवा में, स्लाइवा के कितने पेयर हैं, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कि ना इसमें से इंपॉर्टेंट है। पेरिस्टालसिस देख लें क्या है, पेरिस्टालसिस समझें कि जो हमारा इसोफेगस है उसमें मसल्स हैं, दीवारों में क्या है मसल्स, कौन से मसल्स होंगे? स्केलेटल मसल्स होंगे कि कार्डिक मसल्स होंगे? स्केलेटल मसल्स होते हैं स्केलेटन के साथ अटैच, ये वाले, और कार्डिक मसल होते हैं दिल में। तो कौन से मसल्स होंगे इसोफेगस के अंदर? स्मूथ मसल्स होंगे। कौन से मसल्स होंगे? स्मूथ मसल्स। वो स्मूथ मसल्स क्या करेंगे? मसल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना। वो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे और फूड को आगे पुश करते जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से, मैं यहाँ रख दूँ मार्कर्स। समझें कि जो इसोफेगस है ऊपर से नवाला आ रहा है, तो जहां पे पहले आने वाले मसल्स होंगे पहले वो रिलैक्स हो जाएंगे, खाने को पकड़ेंगे, खाना यहाँ आ गया, बोलस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, नीचे चला गया, नीचे वाले अब रिलैक्स हुए होंगे, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे खाना नीचे, फिर नीचे वाले रिलैक्स हुए होंगे। यानी जहां से फूड आनी है वो वाला रिलैक्स हुए होंगे और जैसे फूड उसके पास आएगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर उससे अगले वाला जो पोर्शन है वो रिलैक्स हुआ होगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट। बुक में एक डायग्राम भी बनी हुई बड़ी प्यारी, उसने शो की हुई ऐसे कि कैसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो बोलस है वो आगे मूव कर रहा है। ये जो वेव है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की स्मूथ मसल्स की जो कि खाने को आगे पुश कर रही है, यही वेव ओरल कैविटी से एनस तक फूड को लेके जाएगी। इस वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का देखो, पहले रिलैक्सेशन फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन फिर कॉन्ट्रैक्शन, ऑल्टरनेटिंग वेव है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, दिस इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। What is peristalsis? It is defined as the wave of contraction and relaxation in the smooth muscles of the alimentary canal which moves the food from oral cavity to rectum. मैंने ना थोड़ी सी डेफिनेशन को मॉडिफाई करके लिखा है, पहली वाली लाइन जो लिखी हुई थी उसको दूसरी लाइन में लिख दिया, इस तरह से लिख देना डेफिनेशन जब पेपर में आएगी। पेरिस्टालसिस डिफाइंड एज द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। वेव है, वेव की शक्ल में कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, फिर रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, एक वेव की शक्ल में हो रही है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। कहां पे हो रही है? एलिमेंट्री कैनाल की दीवारों में हो रही है। एलिमेंट्री कैनाल की दीवारों में कौन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है? स्मूथ मसल्स कर रहे हैं। इसके करने से फायदा क्या हुआ? खाना मूव कर गया। कहां मूव कर गया? ओरल कैविटी से आगे एंड तक, रेक्टम तक। रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट है, ठीक हो गया। इसके बाद फिर अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो पेरिस्टालसिस कैन बी डिफाइंड एज द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द स्मूथ मसल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल व्हिच मूव्स द फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू रेक्टम। तो ये यहां तक हमारा डाइजेशन इन ह्यूमंस, 5 फेजेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन ओरल कैविटी और स्वेलोइंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने अब डाइजेशन स्टमक स्टार्ट करना है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछ लें, इसको अच्छे तरीके से याद करें, इसको अच्छे तरीके से समझें। अगर कोई बात वीडियो में समझ में नहीं आती दोबारा से सुन लें और इसको अच्छे तरीके से बुक से याद करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।